नमस्कार साथियों, एक बार हम फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। लेकिन अब की बार हम जो पढ़ाएंगे वो होगा मैथ से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड होगा। आप लोगों को अब गणित के बारे में जानकारी देंगे और एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, संख्या पद्धति से पढ़ाएंगे। कंपटीशन की एग्ज़ाम में सबसे छोटा चैप्टर या सबसे बड़ा चैप्टर भी कहा जा सकता है कि संख्या पद्धति से ही स्टार्ट किया जाता है। हम भी संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर के आने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं संख्या पद्धति में क्या होता है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि गणित की परिभाषा क्या होती है, गणित कहते किसे हैं। गणित तो पढ़ रहे हैं लेकिन गणित के बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। गणित किसे कहते हैं, कुछ लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो हम आज आप लोगों को बताएंगे कि गणित किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। गणित जिसमें अक्षरों का और अंकों का और रेखाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे हम गणित कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें अक्षरों का और अंकों का और साथ में रेखाओं का ज्ञान किया जाए उसे हम गणित कहते हैं। चलिए देखते हैं हम संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं कौन सा चैप्टर है, संख्या पद्धति। कौन सा? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति चैप्टर है और इसमें पहला टॉपिक जो होगा वो होगा धन पूर्णांक। धन पूर्णांक होता क्या है, पहला टॉपिक इसमें होगा धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कहते किसे हैं, सारी बातों को हम जानेंगे। धन पूर्णांक के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, ये सब बातों को हम जानेंगे। चलिए देखते हैं धन पूर्णांक होता क्या है। धन पूर्णांक जैसे अगर माना जाए कि धन पूर्णांक क्या होता है। धन पूर्णांक वह संख्या होती है जो गिनने वाली संख्या से किया जाए। ठीक है, जैसे गिनती हम कहाँ से करते हैं, जीरो से तो गिनती करेंगे नहीं। अगर किसी चीज़ की गिनती करने के लिए कह दिया जाए तो हम किस चीज़ की गिनती करेंगे, गिनती करेंगे एक से। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो एक से। ठीक, 1 2 3 4 डट 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 ऐसे अनंत तक ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे अनंत तक ले जा सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे हम धन पूर्णांक कहेंगे। और हम आगे पढ़ेंगे अब ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं। ऋण पूर्णांक पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं पूरी तरीके से, इसमें क्या क्या हो सकते हैं। अगर इसमें जीरो मिला दिया जाए तो क्या होगा, ये भी हम आप लोगों को बताते हैं कि जीरो मिलाने पर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। अगर इसी के समूह में जो ये इसका समूह बना है अनंत तक, एक से लेकर जो अनंत तक समूह बना है, अगर इसी के समूह में जीरो मिला दिया जाए, जैसे जीरो से अगर शुरू कर दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, अगर इसे अनंत तक कर दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो पूर्ण संख्या की, धन पूर्णांक के समूह में अगर जीरो मिला दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एकदम अच्छे से समझिएगा इसे। चलिए देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक भी कहा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक भी कह सकते हैं। ऋण पूर्णांक। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसके उदाहरण की या होता कैसे है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ से इसकी गिनती चालू होती है और कहाँ जाकर खत्म होती है, तो हम आपको आज बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो होगा ये धन पूर्णांक वाली ही संख्या होगी, लेकिन जो होगी वो माइनस में होगी। -1 -2 -3 ऐसे ही लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं माइनस में, वो सारी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक में आ जाएंगी। ठीक है, अब चलिए हम अगला टॉपिक उठाएंगे, पूर्णांक। पूर्णांक क्या हो सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं बताएंगे हम आप लोगों को। कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अगर पूर्णांक संख्याओं की बात की जाए तो इसकी अगर परिभाषा देना हो जैसे,
तो हम बताएंगे कि धन पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसमें समझाया गया है। जैसे इसमें कह रहा है सबसे पहले धन पूर्णांक। धन पूर्णांक की संख्या कौन कौन सी थी? 1, 2, 3, 4, 4 से लेकर अनंत तक थी। ठीक है, अगर इसी में कह रहा है 0 ही मिला दे, पूर्ण संख्या ही बोल रहा है, पूर्ण संख्या कहाँ से थी? 0 से थी, तो इसमें हम ये मिला दिए। और इसमें कह रहा है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक अगर हम मिलाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक इस तरफ मिलेगा 1, ऐसे मिलेगा 2, ऐसे मिलेगा 3, इधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी अनंत तक जाएगा दोनों तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तीनों के समूह जो होते हैं इसे हम पूर्णांक कहेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे का टॉपिक क्या रहेगा। आगे की किताब में दिया गया है कि सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, सम संख्याएं, सम संख्याएं। अब हम आपको बताएंगे सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं जो होती हैं वह 2 से विभाज्य होती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं उसे सम संख्याएं कहते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं। अगर इसे हम 2 से विभाज्य करें तो इसमें 1 आएगा, अगर इसे 2 से विभाज्य करेंगे तो इसमें 2 आएगा, इसे करेंगे तो इसमें 3 आएगा, अगर इसे करेंगे तो इसमें 4 आएगा। ठीक है, तो सम संख्याएं इस प्रकार की होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी। अगर हम 5 की बात करें तो अगर 5 ले रहे हैं तो इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो यह पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में नहीं आना, पूरी तरीके से विभाजित हो जाना चाहिए। चलिए अब आगे देखेंगे विषम संख्याएं, कि विषम संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती हैं। चलिए देखते हैं विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं देखेंगे। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। कौन सी संख्याएं? जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? चलिए देखते हैं। जैसे हो सकता है 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ऐसे बहुत सी संख्याएं, अगर इनमें हम 2 से भाग करेंगे तो यह पॉइंट में आएगा, जबकि अगर पूरी विभाजित हो जाएंगी तो वह सम संख्याएं होंगी। इसमें आप देखेंगे कि अगर 2 से भाग दिया जाए तो यह पॉइंट में आएगा, मतलब दशमलव में आएगा, तो दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं के बारे में बता चुके हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम आगे बुक में क्या दिया गया है। तो हम एस.डी. यादव की बुक से पढ़ा रहे हैं, कोई और बुक नहीं है। आप लोग मार्केट में देखेंगे तो आप लोगों को मिल सकती है एस.डी. यादव की बुक। ठीक है, ले लीजिएगा। अगर बेसिक से समझना है तो सबसे बेस्ट होगा एस.डी. यादव की बुक। भाज्य संख्याएं, ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब हम आपको बताएंगे कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? ठीक है, ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं जिसके कई अपवर्तक होते हैं। जैसे मतलब किसी संख्या को एक और स्वयं के अतिरिक्त अगर कोई अन्य संख्या विभक्त करती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। नहीं, 2 नहीं आएगा इसमें, 2 और स्वयं और 1 से विभाजित हो रहा है, 2 इसमें नहीं आएगा। 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ऐसे 9 भी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। इसके अगर अपवर्तक देखा जाए तो ये 1 से ही विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और स्वयं से ही विभाजित होगा, मतलब 4 से भी होगा, 1 से भी होगा और 2 से ही होगा। और अगर इसकी 6 की बात करें तो इसका भी ऐसे ही है। इसे अगर देखा जाए तो 2 से हम विभक्त कर सकते हैं, 3 से विभक्त कर सकते हैं, 1 से विभक्त कर सकते हैं और इसे हम किससे विभक्त कर सकते हैं? 6 से विभक्त कर सकते हैं। ऐसे ही सारी संख्याओं के कई अपवर्तक दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कई अपवर्तक ना हो तब क्या होगा? चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं क्या होता है। आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि जैसे ये संख्याएं के कई अपवर्तक हो रहे हैं तो इसे भाज्य कहा जा रहा है, और जिन संख्याओं के कई अपवर्तक नहीं होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? तो हम आपको बता दें कि उन्हें कौन सी संख्या कहा जाएगा? अभाज्य संख्याएं।
कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहा जाएगा, उस संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाएगा जिस संख्या के केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य अपवर्तक ना हो। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से अपवर्तक हो सकते हैं। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7। ठीक है, अब अगर 2 को देखा जाए तो इसे 1 से विभक्त कर सकते हैं और 2 से मतलब स्वयं से विभक्त कर सकते हैं। और इसे देखा जाए तो इसे भी हम 1 से विभक्त कर देंगे और इसे स्वयं मतलब 3 से विभक्त कर देंगे। ऐसे भी हम 5 को भी देख सकते हैं 1 से और स्वयं मतलब 5 से। ऐसे भी हम 7 को देख लेते हैं, इसे हम 1 से विभाजित कर देंगे और 7 को 7 से विभाजित कर देंगे। किसी अन्य संख्या से इसे हम विभक्त नहीं कर सकते, जैसे कि भाज्य संख्याओं में हो रहा था, ऐसे हम किसी अन्य संख्या से इसे विभक्त नहीं कर सकते हैं। चलिए और आगे संख्या को हम देखते हैं कि आगे की संख्याएं क्या हो सकती हैं। अगला टॉपिक किताब में दिया गया है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं हम बताएंगे आपको। सहअभाज्य संख्याएं इस पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन पहले तरीका जान लेते हैं कि कैसे कौन सी संख्याएं होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए देखते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसके युग्म में केवल एक ही कॉमन हो और कोई कॉमन ना हो। जैसे हो गया 3 और 5। इसमें देखा जाए तो हम 1 को कॉमन ले सकते हैं और किसी अन्य संख्या को कॉमन नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें 2 को कॉमन लेंगे तो ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा। अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3 तो कट जाएगा लेकिन 5 विभाजित नहीं होगा। तो इसीलिए हम केवल 1 को कॉमन ले सकते हैं। ऐसी संख्याओं को, ऐसे युग्म को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं के बाद क्या आता है, उसके बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक किताब से देखते हैं हम कि क्या दिया गया है। अगला टॉपिक दिया गया है परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं हम ये भी बता दे रहे हैं आप लोगों को कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, बट q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकते हैं, बट q डज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसका फार्मूला लिखा जाएगा कि q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। p/q जैसे हम लिख सकते हैं 2/3। ये कह रहा है मतलब q की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर हम इसे देखा जाए तो p की जगह पर क्या आ रहा है? 2 और q की जगह पर क्या आ रहा है? 3। तो यह तो परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर हम 2/0 कर दें तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या नहीं होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें कहा गया है पहले से ही कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0, और यहाँ पर q की जगह पर 0 हो गया तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो आप जान गए होंगे परिमेय संख्या क्या होती है। अब अगला टॉपिक दिया गया है बुक से, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कैसे? जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, किन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हो गया रूट की संख्याएं। क्या? रूट की संख्याएं। अंडर रूट में अगर कोई संख्या आ रही है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। सभी संख्याएं नहीं, केवल अभाज्य संख्याएं। जैसे हो गया 3। अगर इसे हम देखेंगे तो अगर जैसे 4 लगा दे रहे हैं तो 4 का अगर रूट हम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 के नीचे 1 लगा रहता है तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसे हम नहीं कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है, तो यह गलत हो जाएगा। यह एक परिमेय संख्या बनेगी। इसके निकालेंगे तो 2 आएगा और 2 के नीचे 1 लगा रहता है तो यह परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यह परिमेय बन जाएगी। कौन सी? परिमेय बन जाएगी। q बराबर 0 भी नहीं है। अब
एक और होता है पाई। क्या होता है? पाई। इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है पाई। पाई पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई का मान निकाला जाए तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो यह एक क्या, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। यह अपरिमेय है, लेकिन इसके मान को हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर इसका मान निकाल कर कहीं किसी एग्जाम में पूछ रहा है तो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों चीज़ है एक ही। अगर इसी में देखा जाए तो 3 इसका मान 14 होगा, इसका मान। तो इससे कोई मतलब नहीं हमारा मतलब इन दोनों से है, परिमेय और अपरिमेय से। यह अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है और यह परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए हम बुक से देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अगला टॉपिक है बुक से वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याओं की अगर डिफिनीशन देखी जाए तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसका समूह बनाया गया है। जैसे हो गया 2/3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2/3 इसमें आएगा और इसमें -√2 भी आएगा और इसमें -√3 भी आएगा, इसमें पाई भी आएगा और इसमें -2/3 भी हो सकता है और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, 5/7 हो सकता है। तो इन सबको जो कहेंगे ये संख्याएं वास्तविक हैं, क्योंकि इनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही तो है। ये समूह है एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, आप देख रहे हैं। क्योंकि यह परिमेय संख्या है जबकि यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय है और यह अपरिमेय है, तो इसीलिए इसे हम कौन सी संख्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। संख्या पद्धति का बेसिक हमने जान लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ क्रिएटिव स्टडी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन पहले बेसिक जान लेते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होगी।